अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ आपके इर्द गिर्द जितने भी आपके चाहने वाले हैं, आपके घर वाले, आपके दोस्त भाई बहन सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, नए जज्बे से शुरू करते हैं और वो जज्बा क्या है? 2027 के बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह A+ लाना है और आ जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, चैप्टर 2 है काइनेमेटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, सारी चीज़ें करेंगे। न्यूमेरिकल यहाँ मेंशन नहीं है तो मेंशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, ब्रीफली एक्सप्लेन, इसमें थोड़ा सा ना मेरे जुबान हो जाती है, तो ब्रीफली एक्सप्लेन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एक और बात मैं आप स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि भाई हमने आपके लिए बना लिया है स्टूडेंट पोर्टल। किस तरह का स्टूडेंट पोर्टल दिखता है ये ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। किस तरह का स्टूडेंट पोर्टल दिखता है, ज़रा नेट खोल लेता हूँ क्योंकि नेट ज़रूरी है ना स्टूडेंट पोर्टल खोलने के लिए, ठीक है। नेट खोलकर मैं आपको स्टूडेंट पोर्टल दिखाता हूँ। आप अगर हमारे बैच में इनरोल करोगे तो इंशाल्लाह ये स्टूडेंट पोर्टल आपको भी मिलेगा। देखो कितना ज़बरदस्त प्यारा सा स्टूडेंट पोर्टल हमने आपको बना के दिया है। अच्छा, अभी मैंने एडमिन पोर्टल खोल लिया, यानी मैं एडमिन हूँ तो मेरा एडमिन पोर्टल आ गया है। ज़रा सा ये देखते जाओ कि स्टूडेंट पोर्टल किस तरह का होता है हमारा। अगर आप हमारे बैच में इनरोल करोगे ये स्टूडेंट पोर्टल आपको भी मिल जाएगा। देखो ये एक क्लिक पे स्टूडेंट पोर्टल खुल गया। ये देखो आपकी सारी प्रोग्रेस ये स्टूडेंट पोर्टल आपको बताएगा कि कैसी चल रही है। देखो यहाँ पर आना, स्टूडेंट पर डैशबोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अब नज़र आ रहा होगा आई होप, ठीक है। इसमें आपके पास लाइव क्लासेस मौजूद हैं, लेक्चर्स मौजूद हैं, माई नोट्स मौजूद है, टेस्ट मौजूद है, एग्ज़ाम मौजूद है और गैस पेपर, सारी चीज़ें। इस पर आओगे तो लाइव क्लास आ जाएगी आपके सामने, जो भी हमारी लाइव क्लास करंटली चल रही होगी वो आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर आओगे, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो तमाम आ जाएंगे, तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स आ जाएंगे। एक क्लिक पे सारी चीज़ें, एक क्लिक पे सारी चीज़ें। माई कोर्स देख लो, ठीक है। टेस्ट देख लो कि टेस्ट कौन कौन से हमने बनाए हुए, ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हमने बनाए हुए हैं। इसी तरह से आपको हमारे पोर्टल के ऊपर जो है वो देखो एक क्लिक पे सारी चीज़ें आ रही हैं, गैस पेपर, नोट्स और तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो स्टूडेंट अब आपने वेट नहीं करना, जल्द से जल्द हमारे पोर्टल पे इनरोल कर जाओ। 4000 रुपये पूरे साल के लिए फ़ीस है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो मज़ीद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर कह रहा हूँ जल्दी से ऐड हो जाओ। ब्रीफली एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट। देखो ये स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम प्यार से डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम प्यार से क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। देखो एक चीज़ के दो नाम है, परेशान नहीं होना, आ जाओ आंसर देते हैं। सबसे पहले बच्चे ने परेशान हो जाते हैं। देखो भाई, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ये दोनों सेम चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है अली, पूरा नाम है आपका अली हसन, आपको प्यार से लोग बुलाते होंगे अली, ठीक है। कभी कभार कोई हसन भी बुलाता होगा आपको प्यार से, तो पूरा नाम अली हसन है ना। तो इसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट कह लो या डॉट प्रोडक्ट कह लो, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। परेशान नहीं होना कि सर ये स्केलर प्रोडक्ट अलग चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट अलग चीज़ है, बेटा एक ही चीज़ के नाम है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों भी एक ही चीज़ हैं, बस अलग अलग नाम है। परेशान नहीं होना। आ जाओ मेरे भाइयों, परेशान हो जाते हो ना अक्सर, इसलिए बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। देखो परेशानी कभी भी हमेशा नहीं रहती। जो भी आज खुश है, जो भी इंसान आज खुश है, एक दिन उस पर परेशानी आ जाएगी, और जो भी आज बेचारा परेशान है उस पर खुशियाँ आ जाएंगी। तो कभी भी हमेशा परेशान नहीं होना, ठीक है, हमेशा खुश रहना। दुनिया को लगना चाहिए कि भाई पेट भरा हुआ है, साफ बात। आ जाओ यहाँ पे, रियलिटी चेक होती रहनी चाहिए। अच्छा, मार्कर चेंज कर लेते हैं ज़रा, मार्कर, हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन मार्कर का पेट नहीं भरा हुआ। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ज़रा ये देख लो। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ये होता क्या है समझ लो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास मुख्तलिफ फिज़िक्स में क्वांटिटीज़ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है फोर्स, ठीक है, इसी के साथ आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, इसी के साथ आपके पास फिज़िक्स के अंदर मौजूद है रेडियस, या रेडियस कह लो, RADIUS, रेडियस जिसे हम मूवमेंट आर्म भी बोल रहे होते हैं, ठीक है, मूवमेंट आर्म, ठीक है। और फोर्स कह लो, ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखो समझना, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलें और आंसर स्केलर क्वांटिटी आए, इसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। समझना,
सबसे पहले तो स्केलर और वेक्टर समझ लो, स्केलर और वेक्टर, फिर मैं और चीजें समझाता हूं। देखो स्केलर क्वांटिटी, देखो फिजिक्स में आपके पास बहुत सारी क्वांटिटी है, जैसे मास, वर्क, ये सारी क्वांटिटीज है ना। फिजिक्स में आपके पास बहुत सारी क्वांटिटीज है, फोर्स, मास, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लेंथ, वॉल्यूम, इसके अलावा प्रेशर। अब इनमें से कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, और वो क्वांटिटी डिफाइन हो जाए, मतलब डायरेक्शन नहीं बतानी पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपको मास 3 kg आम ले आओ, 3 किलो आम ले आओ, मैंने डायरेक्शन बताई? बिल्कुल डायरेक्शन नहीं बताई। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मास जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, 3, 2, 1 कोई भी नंबर हो सकता है, 10, 15, 20 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ आपको नंबर बताना हो, फॉर एग्जाम्पल 3 kg, सिर्फ नंबर बताना हो और यूनिट बताना हो, क्वांटिटी एक्सप्लेन हो जाए, डायरेक्शन ना बतानी पड़े, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम में डायरेक्शन बताते हो? ऊपर की तरफ वॉल्यूम, नीचे की तरफ वॉल्यूम, नहीं ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना हो और यूनिट, क्वांटिटी एक्सप्लेन हो जाए, वी कॉल इट स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? जिसमें आपने मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट एंड और डायरेक्शन भी बतानी हो, डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी को बच्चों बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर। फॉर एग्जांपल फोर्स, मैंने बोला 10 न्यूटन की फोर्स, देखो मैंने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, मैग्नीट्यूड मतलब 10, यूनिट भी बता दिया न्यूटन, मगर मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन, तीनों चीजें बतानी पड़े, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप हाईवे पे जा रहे थे, बहुत मजे से पूरी फैमिली ट्रिप पे जा रही है माशाल्लाह, एकदम से गाड़ी बंद हो गई, होता है अक्सर ऐसा। अब आप गाड़ी से उतर के क्या करोगे? धक्का लगाओगे। धक्का लगाओगे क्या इस तरफ धक्का लगाओगे, क्या पीछे की तरफ धक्का लगाओगे? नहीं, आगे की तरफ धक्का लगाओगे ना, ताकि गाड़ी आगे जाए। पीछे से आगे की तरफ धक्का लगाओगे, इसका मतलब है डायरेक्शन बतानी पड़ रही है ना। डायरेक्शन जहां भी बतानी पड़े वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। अब देखो, जब दो स्केलर क्वांटिटीज को हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम मिलाएं, बात समझना, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अच्छा, जब दो क्वांटिटीज को हम मिलाएं और स्केलर क्वांटिटी आ जाए, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मिलाएं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर QUANTI quantities and the answer is scalar quantity, we called it scalar quantity, scalar और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब देखो जरा समझो, एग्जाम्पल समझो, उससे सारी बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वर्क, फोर्स डॉट डी। अब समझना बच्चों, ये है आपके पास वर्क, क्या है ये? वर्क। वो शेरम की बुक देखी होगी ना, मजदूर डू हार्ड वर्क। अच्छा, ये है आपके पास फोर्स, ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सही है। देखो वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क को, फोर्स को मैंने मल्टीप्लाई करा, दो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स को मिलाया और जो आंसर आया वो स्केलर आ गया।
स्केलर क्वांटिटी आ गई, यानी वर्क के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बतानी, तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों आप क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी, या डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, परेशान नहीं होना, सही है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, ये भी इसको लिखा जा सकता है, एफ डी कॉस थीटा भी इसको लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, सही है। अब वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं, इसको लिखे रहने देता हूं मैं। देखो पहले मैंने ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिख लेना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। बार बार मेरे जुबान से ना लफ्ज क्वांटिटी निकल रहा है, आप लोग इसे प्रोडक्ट ही लिखना, सही है, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी, when we multiply two vector quantity and the answer is vector is and the answer is vector, we called it वेक्टर क्वांटिटी। समझे बात? जैसे टॉर्क आर क्रॉस एफ, मोमेंट आर्म, देखो वेक्टर क्वांटिटी पे ना ये लगता है वेक्टर का साइन, देखो मोमेंट आर्म वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा याद रखना, जब भी क्रॉस हटाओगे तो क्या आएगा, साइन आ जाएगा, सही है, जब भी क्रॉस हटाओगे तो साइन आ जाएगा, सही है, बात समझ गए। देखो दो वेक्टर क्वांटिटी मिली, स्केलर बनी, तो हमने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटीज मिली मगर आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया, ये भी वेक्टर है, और आपको पता है वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन बतानी होती है, ये भी वेक्टर है, शाबाश, ये भी वेक्टर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो परेशान नहीं होना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दो मिलाओगे तो स्केलर बनेगा, इसमें दो मिलाओगे तो वेक्टर बनेगा, सही है। देखो मैंने पूरा बोर्ड पर अच्छा सा लिख भी दिया है आप लोगों के लिए, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, अब समझते हैं अपना एक और इम्पॉर्टेंट सवाल। इक्वेशन ड्राइव करनी है हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, इक्वेशन ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। ड्राइव, सॉरी आर ई नहीं आएगा, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है, मगर आगे एक और चीज लिखी हुई है, बाय ग्राफिकल मेथड। याद रखना मेथड ग्राफिकल लगेगा, सही है, मेथड ग्राफिकल लगेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, एस वी नो दैट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, या ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी एफ और v ये लिखा जाता है फाइनल वेलोसिटी के लिए। अभी मैं समझाता हूं फाइनल वेलोसिटी क्या है। वी आई और u ये लिखा जाता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, सही है। अब जरा समझो मेरी बात, आओ मेरे नाल, समझो मेरी बात। चलो
अब देखो ग्राफिकल मेथड समझना। अच्छा, ग्राफ बहुत अच्छा बनाना, सारा गेम ही इसी का है। देखो यहाँ मैं ग्राफ बनाऊंगा जिससे पूरा डेरिवेशन एक्सप्लेन होगी। ये आ गया आपका ग्राफ। अब याद रखना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ किसके दरमियान बनेगा? टाइम और वेलोसिटी। एक मिनट रुको, यहां पे आ गया वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ किसके दरमियान बनेगा? टाइम और वेलोसिटी के दरमियान। एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम, वाई एक्सिस पे आएगी वेलोसिटी। सही है। अब जरा मेरी बात समझो, इसको जरा मैं बहुत डिटेल में चाह रहा हूं एक्सप्लेन करना ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। समझो ये एक गाड़ी है, रोड पे चल रही है। ये गाड़ी है, रोड पे चल रही है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, देखो आप गाड़ी में बैठे हो गए, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है गाड़ी की स्पीड बढ़ती रहती है ना। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। सही है। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 1 सेकेंड जब था, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी? 2 सेकेंड। ठीक है, ये 2 लगा लो, ये 1 लगा लो। जब 3 सेकेंड हुआ, जब 2 सेकेंड हुआ तो गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 4 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा यूनिट लिख लेना मीटर पर सेकेंड, और यहां जस्ट सेकेंड। सही है। बात समझे? बात समझे? बात समझे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, गाड़ी को तेज चलाया जा रहा है ना ताकि जल्दी पहुंचे अपने रास्ते पे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होती तो क्या आता? स्ट्रेट लाइन। यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, 4 है तो 4 ही है। लेकिन आप देखो टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, याद रखना। नेगेटिव होती तो रिटार्डेशन हो जाती। सही है, ये बात समझ आ गई? अब देखो यहां मैं मार्किंग करूंगा। समझो आपकी गाड़ी 0 से शुरू नहीं हुई है, आपकी गाड़ी यहां से शुरू हुई है। आपने स्टडी करना शुरू कब किया? जब गाड़ी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, जब आपने स्टडी करना शुरू किया। टाइम 0 था, देखो टाइम की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक लाइन बना लेते हैं। सही है। अब इसको मैं नंबरिंग करता हूं, इसको लिख लेते हैं 4 और इसको लिख लेते हैं 2। अच्छा, अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ग्राफ में, देखो ग्राफ में भी डिस्टेंस होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं कह लेता हूं ए, ओ ए। ठीक है। अब मेरी वेलोसिटी कहां तक गई है? यहां तक गई है ना। तो इसे मैं कह लेता हूं बी, सॉरी ई कह लेता हूं ई। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं कह लेता हूं बी। देखो नंबरिंग कर रहा हूं, वो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। लेबलिंग कर रहा हूं, वो आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को कह लेते हैं सी, बी सी। अच्छा बी ये है, सॉरी बी ये है, डी ये है। गलती ना हो ना, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूं। ग्राफ समझ में आया? आपने स्टडी, किसी चीज को स्टडी करना कब शुरू किया? देखो फॉर एग्जांपल अभी 0 सेकेंड है, लेकिन किसी चीज की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहां जब पहुंचोगे तो फाइनल वेलोसिटी होगी। ये इनिशियल है, यहां तक पहुंचोगे तो फाइनल हो जाएगी। सही है। चलो अब सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है। इक्वेशन कौन सी ड्राइव करनी है? ये वाली ड्राइव करनी है, याद रखना। सही है। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए ना। इनिशियल वेलोसिटी, ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम कह रहे हैं यू, ओ ए। अच्छा याद रखना, ओ ए, जितना डिस्टेंस ओ ए है उतना ही सी डी भी है, या डी सी कह लो, ए बी सी डी कह लो। बात समझे? देखो जितना डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 2, तो सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी है 2। बात ध्यान में रखना, ओ से लेकर ए, सी से लेकर डी, दोनों डिस्टेंस सेम है, आपको नजर भी आ रहा होगा। अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी कहां से कहां तक बनेगी? देखो यहां से लेकर यहां तक तो इनिशियल हो गई,
अब यहां से लेकर यहां तक आपके पास, यहां से लेकर यहां तक आपके पास हो गई इनिशियल, जिसे हमने यू कह लिया। अब यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास हो गई फाइनल। तो लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम कहेंगे v, चाहे तो vf भी कह लो। तो वो क्या बनेगी bc, या c भी कह लो, c भी कह लो, c भी ज्यादा बेहतर रहेगा, बल्कि bc ही लिखो। अच्छा, जितना डिस्टेंस c से लेकर b तक का है उतना ही डिस्टेंस o से लेकर e तक का भी है, इसे भी लिख लो। बात समझ में आई? दोनों डिस्टेंस सेम है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालेंगे? ठीक है, अब ग्राफ की मदद से हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हम चाहें तो हम एक मिनट रुको ज़रा, इसको ज़रा एनालाइज करने दो, कहीं गलती तो नहीं हो रही। अच्छा, हम देख लेते हैं बी सी किसके बराबर है। फॉर बी सी हमारे पास टोटल वेलोसिटी है, सही है, फाइनल वेलोसिटी है बी सी। तो बी सी हमारे पास वी के बराबर है। बी सी किसके बराबर है? वी के बराबर है। अब बी सी देखते हैं किसके बराबर है। डी सी नहीं, बी सी देखो किसके बराबर है। अगर मैं B और D को ऐड कर दूं, B ऐड करूं D में, B और D प्लस D और C, जरा बात समझना, मुझे BC निकालना है। अब BC मुझे पता ही नहीं है क्या, मुझे क्या निकालना है? B और C। BC मुझे पता ही नहीं है क्या, तो मैं क्या करूंगा? पहले B से लेकर D तक का डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकाल लूंगा, फिर ये वाले डिस्टेंस में ऐड कर दूंगा। तो मुझे अगर BC निकालना है तो BC किसके बराबर है? B और C किसके बराबर है? B D और DC, B D और DC के बराबर है। सही है, यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब मजीद फर्दर आगे चलते हैं। अब याद रखना, अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा, SLOPE, स्लोप निकालूंगा, तो वो होगी एक्सेलरेशन। हेयर स्लोप, याद रखना, ये आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। याद रखना, टाइम और वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। स्लोप किसके बराबर होता है? याद रखना, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, अगर वेलोसिटी y एक्सिस पर है, टाइम x एक्सिस पर है, तो स्लोप किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के। और स्लोप क्या है? a और b। याद रखना, ये डिस्टेंस आपका स्लोप है, तो स्लोप निकाल लेते हैं, a और b है, और वो एक्सेलरेशन के बराबर है। सही है। अब स्लोप का फॉर्मूला देख लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है, स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब हमें पता है ए बी स्लोप के बराबर है, जिसे हमने ए लिख लिया सिंपल। सही, ये स्लोप का फॉर्मूला लिखा है मैंने, परेशान नहीं होना, ये फॉर्मूला लिखा है। अभी सेकंड ईयर में आओगे तो ये चीजें मैं आपको इंशाल्लाह बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब मैं करता हूं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यानी ये वाला डिस्टेंस y2 होगा। याद रखना, ये y2 होगा, क्योंकि y एक्सिस पर है ना, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये y2 होगा और ये y1 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y2 होगा और ये a होगा, सॉरी y1 होगा, y1 होगा। ठीक है, तो y2 और y1, यानी वो y2 को अगर मैं y1 में से माइनस करूं तो कितना आएगा? BD आएगा, B और D आएगा। रट्टा नहीं लगाना बेटा, मैं पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। BD आएगा। y2 और y1 किसके बराबर है? BD के बराबर है, लिख लो, y2 माइनस y1। अच्छा, अब x2 और x1 AD के बराबर है, AD।
याद रखना ए डी और डी ए सेम ही रहेगा, चाहे आप ऊपर से नीचे मेजर करो या नीचे से ऊपर, चीज तो सेम रहेगी ना। अच्छा, तो अब ये आ चुका है हमारा। अब हमने बी डी कहीं निकाला था, मुझे याद पड़ रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा, यहां से हम बी डी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें बी डी नहीं पता। फॉर बी डी, क्योंकि हमें बी डी नहीं पता ना, तो हमें बी डी पता करना होगा। बी डी, बी डी कितने के बराबर है? देखो ये चीज देखो, V इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, तो बी डी कितने के बराबर आ जाएगा? V माइनस डी सी और बी डी, सही है। या चाहो तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो जैसे लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है। अब DC देख लेते हैं, DC किसके बराबर है? DC, देखो मैंने क्या कहा था, चाहे DC लिखो या CD लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो DC किसके बराबर है? U के बराबर है। देखो मैंने यहां लिख दिया था शुरू में, तो बी डी प्लस यू, डी सी यू के बराबर है, मैंने लिख दिया था क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ग्राफ में ये चीज इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, अब एक चीज बस याद रख लेना कि B और D ये आपके पास बराबर होता है AT के। B और D किसके बराबर होता है? AT के। कैसे? अब जरा मैं बताता हूं, इस चीज को देखो, A इज इक्वल टू बी डी ए डी, सही है। इस चीज को हम ड्राइव कर रहे हैं। देखो हमने ये तो निकाल लिया, अब हम बी डी देख रहे हैं कि कैसे AT के बराबर है। इसको उठाओ, फॉर बी डी, बी डी निकालना हूं मैं इस इक्वेशन में, बी डी चाहिए मुझे, बी डी नहीं पता, सही है। इक्वेशन मैंने बोल दिया, तो A इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। अब ग्राफ में देख के बताओ ए डी किसके बराबर है? ए डी टाइम के बराबर है। ए डी किसके बराबर है? ए डी। देखो ना, ये यहां से लेकर यहां तक क्या पता चल रहा है ग्राफ में? टाइम पता चल रहा है। तो ए डी किसके बराबर है? ए डी किसके बराबर है? टाइम के बराबर है। तो A इज इक्वल टू, तो ए डी की जगह पे क्या आ जाएगा? A और D हमारे पास इक्वल है टाइम के, यहां भी लिख देता हूं A और D इक्वल है टाइम के, तो T आ जाएगा और BD आ गया, सही है। BD आ गया। अब BD को ऊपर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो V इज इक्वल टू AT प्लस U, V इज इक्वल टू U प्लस AT, इक्वेशन ड्राइव हो गई। देखो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने मैंने बोर्ड पर किया है, कोई भी चीज आपसे हाइट नहीं करी। फिर समझाता हूं, सबसे पहले तो ग्राफ बना लो। अगर ग्राफ बना लिया सारे मसले हल हो जाएंगे। शुरू हमारे पास कहां से हो रहा है? ए से शुरू हो रहा है, ए बी डी सी ओ ई, सही है। यहां से लेकर यहां तक इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये लिख दिया मैंने। यहां से लेकर यहां तक या बी से लेकर सी तक फाइनल वेलोसिटी होगी, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया? बी और डी को ऐड किया डी और सी में, तो ये आ गया। और बी से लेकर सी तक क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। फिर मैंने स्लोप का बताया, स्लोप का फॉर्मूला लगाया y2 माइनस y1 ई ए जो के बराबर है बी डी के, तो मैंने बी डी लिख दिया। फिर ए डी लिख दिया क्योंकि x2 माइनस x1 था। ठीक है, x2 माइनस x1 था। उसके बाद फिर मैंने ए डी प्लस डी सी लिखा। बी डी किसके बराबर था? बी और डी किसके बराबर था? ये अभी हम आगे जाके निकालते हैं, सही है। अच्छा, इधर से हमने बी डी निकाला, इस इक्वेशन को यूज करके बी डी निकाला, ठीक है। अच्छा, तो ए डी, अब हमें बी डी निकालना है तो ए डी को उधर ले जाना होगा, ए डी को मैं इधर ले आया। अब ए डी किसके बराबर है? ए और डी टाइम के बराबर है, टाइम लगा दिया, ये हमारी इक्वेशन फाइनल हो गई। इसको आपने अच्छी तरीके से देखना होगा, तभी आपको बात समझ आएगी, वरना थोड़ी परेशान करेगी ये बातें आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है इतना परेशान नहीं करेगी।
अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। इसको उतार लेना ठीक है अपने पास अच्छी तरह से, मैं इसका प्रॉपर आंसर भी चला दूंगा, वो भी देख लेना। वाई इज CATCHING कैचिंग द बॉल ऑफ अ हाई प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेडी लिख दिया उसमें दोनों ने, ट्रेजेक्टाइल TILE ट्रेजेक्टाइल, easier 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 in a cricket मैच। 2023 में ही सवाल आया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। वो कह रहे हैं आपने क्रिकेट तो बहुत खेला होगा, अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है, समझो ये क्रिकेट का एक मैच हो रहा है, अगर मैं बॉल आपके सामने ऐसे फेंकूं तो बॉल पकड़ना आसान होगा या मुश्किल, ये आपने बताना है। और अगर मैं आपके सामने बॉल ऐसे फेंकूं, किस तरह बॉल कैच करना आसान होगा, डायरेक्ट सामने की तरफ फेंकूं या ऊपर की तरफ फेंकूं। आप में से सब बोलोगे सर इस तरह बॉल पकड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि पहले बॉल ऊपर जाएगी, फिर हल्की होकर नीचे आएगी। इस तरह मुश्किल है क्योंकि बहुत तेजी में बॉल मेरे पास आएगी। तो ये मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और ये इजी है कैच करना। अब इस रास्ते को क्या कहते हैं? ये जो रास्ता नजर आ रहा है, इस रास्ते को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री, ये लिखा हुआ। तो अब आपने बताना है आखिर क्यों ऐसा होगा। सोल्यूशन बराबर में चल रहा होगा, उसे देखो। देखो, जब बॉल ऊपर की तरफ जाती है ना आसमानों में, तो पहले बॉल ऊपर की तरफ जा रही होती है, फिर थोड़ी देर के लिए रुकती है, जितनी देर में आप अंदाजा लगा लेते हो कहां पर आएगी, और फिर नीचे की तरफ आती है, तो फिर आप आसानी से कैच कर लेते हो। जब बॉल डायरेक्ट सामने की तरफ फेंक दी जाती है तो आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कैच कर सको। तो ऊपर की तरफ जाने से क्या हो रहा है कि थोड़ी देर बॉल रुक रही है, फिर नीचे आ रही है, तो कैच करना आसान है। जब एकदम से सामने आ जाती है तो कैच करना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखना, जब प्रोजेक्टाइल यानी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो कैच करना आसान हो जाएगा, सामने की तरफ मुश्किल होगा, क्योंकि ऊपर जाएगी तो टाइम मिलेगा आपको कैच करने का, और बॉल यहां पर आके रुकेगी भी थोड़ी देर के लिए। यहां पर आके बॉल थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप है। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द टाइम टेकन बाय द projectile to reach the maximum HEIGHT height, और दो फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
ऑफ प्रोजेक्टाइल सन 2000 आया ही क्वेश्चन पास पेपर में। अच्छा देखो, दो फॉर्मूला ड्राइव करने, एक ये वाला है T इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, एक फॉर्मूला ये वाला है T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब ये दोनों में फ़र्क क्या है मैं फ़र्क बताता हूँ, ठीक, क्योंकि वरना रट्टे लगाना नहीं है हमें। देखो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये समझ लो, ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन, लिख लो यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन वो होता है जिसमें बॉडी फ्री फॉल होकर, दो डायमेंशन में मोशन करे। देखो यहां पर बॉडी दो डायमेंशन में मोशन कर रही है, एक ऊपर भी जा रही है ना, ऊपर जा रही है ना बॉडी, देखो ऊपर जा रही है, और दूसरा सामने की तरफ भी जा रही है। देखो एक आगे की तरफ जा रही है, एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक ही बॉडी है, यूं जा रही है, एक हाइट पर भी जा रही है और सामने की तरफ भी जा रही है। तो ये दो डायमेंशन होती हैं, ठीक है। तो टू डायमेंशन मोशन कहते हैं इसे, 2D मोशन, यानी बॉडी ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, सामने भी जा रही है। अच्छा अब यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को, जहां से आपने चीज को फेंका, जहां पे जाके चीज गिरी, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। अच्छा जहां तक ये मैक्सिमम हाइट तक गई, इसे बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। सही है। अब वेलोसिटी के यहां पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई। एक्स कंपोनेंट यानी जो आगे की तरफ ले जा रहा है, जिसे हम वी एक्स बोलते हैं, और वाई कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ ले जा रहा है। और ये वाला जो होता है वो रिजल्टेंट होता है, जिसे हम वी आर बोलते हैं। वी आर निकालना है तो कैसे निकालोगे? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। बात समझ आई? प्रोजेक्टाइल मोशन, इसे हम बोलते हैं हाइट। अब क्या रहे हैं, ये वो टाइम है, समझना, ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जो बॉडी को O से B तक आने में लगा। O से लेकर B तक आने में जो टाइम लगा, O से लेकर B तक आने में जो टाइम लगा, देखो बॉडी आपने फेंकी, यहां से शुरू हुई और यहां तक आई, ये जो टाइम है इसे बोलेंगे O से लेकर B, T बोलेंगे इसे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये कौन सा टाइम है? ये कौन सा टाइम है? मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये वाला कौन सा टाइम है? मैक्सिमम रेंज। ये वो टाइम है जो बॉडी को O से C आने में लगा। देखो जब भी आप बॉडी को फेंकोगे तो पहले वो O से B तक आएगी, और B आपकी हाइट है, मैक्सिमम हाइट, यहां लिख लो मैक्सिमम, जब भी मैंने कैपिटल H लिखा है। तो ये वो टाइम है जो O से B तक आने में लगा। अब जितना टाइम O से B तक आने में लगेगा, उतना ही B से C तक आने में भी लगेगा, क्योंकि देखो ना ये दोनों सेम ही नजर आएंगे। O से B और B से C तक आधे आधे नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आधा सर्कल था, उसको आपने मजीद आधा कर दिया, समझ में आई बात? तो जितना टाइम O से B आने में लगेगा, उतना ही टाइम B से C आने में लगेगा। जब भी देखो फॉर्मूले में 2 है, तो 2 आ जाए, इसका मतलब क्या है? O से लेकर C आने तक का टाइम टेक टू रीच द रेंज, मैक्सिमम रेंज, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। सही। अभी हम निकालेंगे T फॉर टाइम रिक्वायर्ड, या टाइम, एक मिनट जरा इसको साफ सुथरा करके लिखते हैं। फर्स्ट वी फाइंड टाइम टू रीच REACH, रीच मैक्सिमम हाइट। O से B तक आने में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट वी फाइंड टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, लिख लो O से B। अच्छा अब आपको यहां पर कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? V इज इक्वल टू VY माइनस GT।
ये वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल, अब मैं समझा देता हूँ, वर्टिकल मोशन। देखो बॉडी यूं जा रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसकी कोई वेलोसिटी तो होगी, वो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है। अब एक हॉरिजॉन्टल का भी फॉर्मूला होगा, इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। बस ये दो फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी काम हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी वो फॉर्मूला है आपके पास यू वाई इज इक्वल टू यू, नहीं बल्कि वी वाई है, वी वाई, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। वी वाई किसके बराबर है? वी वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा। अब देखो मैं ये दोनों चीज़ें बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ डिटेल में, मगर टाइम बहुत चाहिए होगा, 25-30 मिनट लग जाएंगे सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलों को ड्राइव करने के लिए। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूलों को यूज़ कर रहा हूँ, आप पेपर में यूज़ कर सकते हो। अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझो, अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझो। देखो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे ना, जैसे पहले वाले सवाल में मैंने बताया था, जब आप यहाँ पर पहुँचोगे तो वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए। v जो है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। इसको ना थोड़ा सा सही करो, ये यू वाई है, यू वाई। देखो जब आप यहाँ पर पहुँचोगे ना, यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। कहाँ पर? यहाँ पर। देखो कोई चीज़ आपने फेंकी, अगर उसके पास वेलोसिटी थी तो वो तो आगे ही जाती रहेगी। तो होता क्या, जब आप कोई चीज़ फेंकते हो तो यहाँ पर जाकर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, फिर नीचे गिरना शुरू होती है। हमेशा याद रखना यही होता है। तो इसीलिए बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। फॉर पॉइंट बी v इक्वल टू ज़ीरो। सही, वजह मैंने बता दी। अच्छा, पुट यू वाई, ये इक्वेशन 1 है, पुट यू वाई इन इक्वेशन 1, तो v ज़ीरो हो गया, बल्कि पूरी इक्वेशन लिख देता ना, v इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। देखो v ज़ीरो हो गया, यू वाई किसके बराबर है? v नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा, ये जी टी यहाँ क्या हो रहा है? माइनस, वहाँ के प्लस हो जाएगा, जी टी इक्वल टू यू वाई साइन थीटा। अच्छा याद रखना, जब टाइम की बात करते हैं ना, टोटल टाइम, तो स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख देते हैं। तो जी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो टी को इधर ही रहने देते हैं, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। देखो इनिशियल वेलोसिटी चाहो तो वी नॉट लिखो या यू लिखो, ये आपके ऊपर होता है। ये दोनों ही इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल बनाए जाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, अब ये कौन सा, अभी हमने क्या फाइंड किया है? हियर वी हैव, हियर वी हैव, नहीं, दिस फॉर्मूला इज फॉर, दिस फॉर्मूला represent, this formula represent the time to reach maximum height। ये फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट के लिए। अच्छा, सेम टाइम फॉर रेंज के लिए निकालते, फॉर मैक्सिमम रेंज just multiply 2, because BECAUS, because O to B equal to O to B to C। समझा देता हूँ। देखो जितना टाइम O से B आने में लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, O से B आने में जितना टाइम लगा उसे ऐड कर दूंगा B से C आने में। देखो समझना, फॉर एग्जाम्पल O से B आने में मुझे लगा 1 सेकेंड, तो B से C आने में भी मुझे 1 सेकेंड लगेगा। समझ गए? तो इसीलिए मैंने ये लिखा है, O से B आने में जितना टाइम लगा उसको अगर मैं ऐड कर दूं B से C आने में, तो मेरे पास O से लेकर C तक का टाइम आ जाएगा। सही है? यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लो,
दोनों कर सकते हो। अच्छा, ओ से बी आने में कितना टाइम लगा? ओ से बी आने में कितना टाइम लगा? टी। ओ से बी आने में ये टाइम लगा, तो वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। अब मैंने बताया था जितना टाइम ओ से बी आने में लगा उतना ही टाइम बी से सी आने में भी लगेगा, प्लस वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। देखो सिंपल, जी दो टाइम है, एक टाइम आ गया, v0 साइन थीटा, v0 साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? 2v0 साइन थीटा। ठीक है, 2 हो जाएगा, या फिर चाहो तो u लिख लो, मर्जी है। सही, मर्जी है, चाहो तो u लिख लो, चाहो तो v लिख लो, जैसा चाहो कर लो, v0 आपको मर्जी है। देखो मैंने बहुत डिटेल में जाकर इस सवाल को एक्सप्लेन किया है ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई डाउट रहे ही ना। अक्सर बच्चों को डाउट रह जाता है ना, तो वो डाउट मैंने आपके 100% रिजॉल्व कर दिया है। अच्छा, ये हमारे यहाँ तक 4 क्वेश्चन हुए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, परेशान नहीं होना, ओ से बी आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से सी आने में लगेगा। और मैंने यहाँ लिखा भी है फॉर मैक्सिमम रेंज, ये चीज़ मैक्सिमम रेंज है, ओ से सी मैक्सिमम रेंज है, तो मैंने लिखा है फॉर मैक्सिमम रेंज जस्ट मल्टीप्लाई 2, या बिकॉज ओ बी इक्वल टू बी सी, तो मैंने यहाँ बता भी दिया कि ओ से बी आने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी से सी आने में लगेगा, प्लस बी सी। ओ से बी वाले टाइम को अगर मैं ऐड कर दूं बी से सी वाले टाइम में, तो मेरे पास क्या ओ से सी तक का टाइम आ जाएगा, ओ से सी तक का टाइम आ जाएगा, है ना। तो इसको परेशान नहीं होना, जरा देख भी लोगे ना अच्छी तरीके से तो भी बात समझ आ जाएगी। और यहां मैंने लिख भी दिया था कि ओ बी इक्वल टू बी सी। तो आई होप ये समझ में आओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एज इट इज भी अगर इसको पेपर में जाके लिखा ना, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब वैसे तो ये वीडियो आपको एक ही साथ मिलेगी, मगर इसका पार्ट 2 मैं ना कल बनाऊंगा, आज थोड़ा थक गया हूँ मैं, तो इंशाल्लाह इसका कल पार्ट 2 बनाते हैं। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में जरूर। तो स्टूडेंट, अब जो है अपना न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें सारे वो न्यूमेरिकल्स दिए हुए जो कि पास पेपर में आ चुके हैं, और इनमें से एक न्यूमेरिकल 100% पेपर में आएगा। आप इसे छोड़ोगे तो आपको पता है कि फिर आपको मुश्किल होगी। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मोटर सही है, और आसान न्यूमेरिकल है, मैं बड़ा आसान करके समझाऊंगा। अ मोटर शेल, मेरे साथ लिखते रहें, इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस with an initial velocity। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल? ये आपके पास सवाल है जो कि आपका न्यूमेरिकल है। अच्छा, अब इसको ज़रा हम अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सन 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल आपके पास नज़र आ चुका है, तो आप खुद समझ सकते हो कि 27 के लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ है। कह रहे हैं एक मोटर शेल है। मोटर शेल क्या होता है? आपने आर्टरली देखी है? अगर बॉर्डर पे जाओ कभी, बॉर्डर पे, तो उस वहाँ पर एक आर्टरली रखी होती है, यानी गोले फायर करे जाते हैं। जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, तोप होती थी, बड़ी बड़ी तोप होती थी, उस तोप को मॉडिफाई कर दिया गया। तोप का बेटर वर्जन है आर्टरली। इस तरह से वो आर्टरली आपको नज़र आती है। अगर मैं थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश करूं, इस तरह से वो आर्टरली होती है, इस तरह की वो आर्टरली होती है। अब बेसिकली वो क्या करती है, वो यहाँ से गोला निकालती है और यहाँ पर आके गोला आपके पास गिरता है। समझ लो ये एक साइड है बॉर्डर की, ये दूसरी साइड है बॉर्डर की। सही है, तो समझ लो हमारे पास ये आर्टरली है, ये गोला फायर कर रही है, ये गोला यहाँ से यहाँ पर आके गिर रहा है। अच्छा, उस गोले को हम क्या कह रहे हैं? मोटर शेल। जैसे बंदूक से निकलने वाली बुलेट को हम बुलेट कहते हैं, इसी तरह से आर्टरली से निकलने वाले मोटर शेल को हम क्या कहते हैं? मोटर शेल। सही है। अच्छा, अब कितनी दूर जाके टारगेट गिरा, मतलब कितनी दूर टारगेट है?
तो जहां से आपने गोला फायर किया और जहां पर जाके गोला गिरा उसे हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे उसे हम? रेंज बोलेंगे। ग्राउंड लेवल टारगेट, यानी टारगेट कितना दूर है? 500 मीटर दूर है। 500 मीटर की आपको रेंज दे दी गई है। डिस्टेंस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल मतलब वी नॉट या यू, जो कहना चाहो कह सकते हो, जो कि है 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द लॉन्च एंगल? आपने थीटा बताना है कि थीटा क्या होगा। सबसे पहले मैं गिवन डेटा और टू फाइंड लिख देता हूं। गिवन डेटा टू फाइंड। देखो आपको आर दे दिया जो कि 500 मीटर है, वी नॉट दे दिया या यू दे दिया आपको जो कि 90 मीटर पर सेकेंड है। आपको थीटा पता करना है। अच्छा, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या था? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। देख लो किसी पर अगर स्क्वायर हो, हाँ, R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल जो है वो फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा, अब देखो सारी चीज़ें हमें पता है। R की वैल्यू कितनी गिवन है? 500। अच्छा, वी नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है? 90 और इसका स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। और जी की वैल्यू कितनी गिवन है? 9.8। तो 500, ये दूसरा स्टेप है, 9.8 डिवाइडेड बाय 90 का स्क्वायर। देखो ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, साइन 2 थीटा। सही। अब इसको सॉल्व कर दो, स्क्वायर सही लगा लो थोड़ा सा। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से मैं इसे सॉल्व करूंगा। 500 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइडेड बाय 90 का स्क्वायर। आपके पास आंसर आ रहा है 0.604 इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन को यहाँ लाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.604 2 थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.604, तो ये हाँ ये आ गया 37.156 इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 थीटा चाहिए था, नहीं, हमें क्या चाहिए? सिर्फ थीटा चाहिए ना। तो 2 को डिवाइड कर दो तो थीटा आ जाएगा। तो ये सिर्फ थीटा आ जाएगा आपके पास, जो कि आ रहा है 37.156 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 18.578। अब ये आंसर सही है। एक याद रखना, प्रोजेक्टाइल में ना एक ही रेंज, यानी आपको एक ही जगह पर गोले को मारना है। दो तरीके से मार सकते हो, दो एंगल पे मार सकते हो। एक θ1 है, एक θ2 है। बात समझे? देखो आपको, यह आपका ए पॉइंट है, यह आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट से गोले को यानी मोटर शेल को फेंकना है बी पॉइंट पर। दो तरीके से फेंक सकते हो, या तो θ1 रख लो, या तो अपने आर्टरली का थीटा ये रख लो, या तो ये रख लो। आप बोलोगे कैसे? दो जो है वो एंगल पर सेम टारगेट गिरेगा, दो एंगल पर सेम टारगेट पे जाकर शेल गिरेगा। एक θ1 हो गया, एक θ2 हो गया। अब θ2 कैसे निकालेंगे? ये θ1 निकला हमने। जब भी θ2 निकालना हो तो θ2 निकालने के लिए जो भी एंगल आपने निकाला है उसको 90 से माइनस कर दो, 90 माइनस θ1 कर दो। अच्छा, अब जरा देखो 90 माइनस θ1 कितना है? 18.578। तो ये θ2 आ जाएगा 90 माइनस 18.578, 71.422। अब बहुत सारी बुक में ये वाला आंसर दिया हुआ होगा। देखो एक जगह पर आपको जाना है, फॉर एग्जांपल आपको अपने दोस्त के घर पे जाना है, तो क्या दोस्त के घर पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा
नहीं बेटा, दोस्त के घर पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, 2 रास्ते हो सकते हैं। तो अगर आपको अपना शेल, अपनी गोली ए से बी पर फेंकनी है तो आप चाहो तो θ1 रख के फेंक दो, या चाहो तो एंगल θ2। एंगल ये जो एंगल बन रहा है ना, इसे हम एंगल कहते हैं, ये एंगल है हमारा, सही, यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा। तो ये आपका इसका प्रॉपर सा अच्छा सा प्यारा सा सलूशन है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अक्सर लोग ये बात कहते हैं रियलिटी चेक, कि मैं छोटे छोटे गुनाह कर रहा हूँ, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो कि बुरी संगत में पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा आसानी से समझाता हूँ। कोई भी इंसान ना डायरेक्ट कोई बड़ा गुनाह नहीं करता, वो पहले छोटे छोटे गुनाह करता है, फिर बड़ा गुनाह कर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, वो आपको छोटे छोटे गुनाह करा रहा है, ठीक है। कभी आपको जो है वो लेट नाइट तक रोड पे लेके बैठा हुआ है, लेट नाइट तक आप बाहर हो, ठीक है। आप जो है वो छोटे छोटे गुनाह कर रहे हो, जैसे लेट आ रहे हो, फिर एक वक्त आएगा कि एक बड़ी गलती कर जाओगे, कोई बड़ा गुनाह हो जाएगा आपसे। तो इसीलिए छोटी छोटी जो ये गलतियां हैं ना, इनको अवॉइड करा करो। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, वो कहते हैं सर कोई मसला नहीं, माइनस का ही तो मसला है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ जो माइनस का मसला आपने किया है, वो यहाँ आकर आंसर गलत देगा। यानी छोटी छोटी गलतियां आगे जाके बड़ी गलती बन जाती है ना। तो आप एक अच्छे शहरी बने, अपने दोस्त को भी गलत से रोकें और ख़ुद भी गलत से बचें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, बच्चे ही कहूँगा क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 25 प्लस हो गई है। तो पहले तो 25 से नीचे थी, तो आप लोगों की उम्र 18-19 थी, तो करीब करीब एज आ जाती थी। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 प्लस हो गई है। तो जब मैं बच्चों को देखता हूँ, मतलब मैं जब सुबह काम पे जा रहा होता हूँ, जॉब पे जा रहा होता हूँ, तो जो बच्चे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 19 साल के, 20 साल के, वो अक्सर ऐसा लगता है रात भर सोए नहीं है, सुबह रात से जाग रहे हैं और सुबह काम कर रहे होते हैं, यानी नाश्ता वगैरह ला रहे होते हैं, ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, और फिर वो जाके सो जाते हैं नाश्ता वगैरह दे के 8 बजे 7 बजे घर, यहाँ अपने छोटे बहन भाइयों को स्कूल छोड़कर, और फिर वो सोते रहते हैं असर तक। इस चीज़ से बचें, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है। सिंपल इस असूल को याद रखें। लेट इतवार को उठ जाओ 9 बजे तक, 10 बजे तक, चलो समझ आता है, मगर कोशिश ये करो कि 8 बजे या 9 बजे से पहले पहले आप उठ जाओ। ये टाइम आपका आखिरी होना चाहिए उठने का। अगर इसके बाद आप उठ रहे हो, समझ लो आप दोपहर में उठ रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने कहा कि आप लोगों को समझा दूँ इस चीज़ को लेकर। अब आप माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब आप बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती होंगी, आप सारी इन चीज़ों को समझते हैं। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी गलती ना करें आप कि जिससे आपको आगे जाकर परेशानी हो, मुश्किल हो। उम्मीद है, क्योंकि उम्र ऐसी होती है तो अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। एट, इसमें भी एंगल निकालना है। एट वॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जब मैंने इंटर किया था तो भी ये सवाल आया था। एट वॉट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, TILE। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आप लोग तो समझ लो मेरी फैमिली की तरह हो, छोटे भाई बहनों की तरह हो। यकीन मानो मैं कभी आप लोगों को स्टूडेंट नहीं बोलता, मैं अक्सर बोलता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी इसका मतलब है कि मैं आपको अपने छोटे भाई बहनों की तरह समझता हूँ, और एक टीचर को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों की तरह समझना चाहिए। इससे ये हो जाता है कि आप ना थोड़ा दिल लगा के पढ़ाते हैं उन्हें। मेरे लिए भी दुआ करिएगा, सही है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को मज़ीद बेहतर करूँ आप लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा तरीके से आपको वीडियो लेक्चर नज़र आ रहा होगा, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होगी, मैं अच्छा नज़र आ रहा हूँगा, ये वर्ड्स अच्छे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, कोई भी कुछ चीज़ समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी। तो इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो है वो शहर से बाहर रवानगी है। अब आप पता नहीं कब देख रहे होंगे ये वीडियो पता नहीं आप कौन सा संडे समझे, तो जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ना उसका अगला संडे, सही है। तो दुआ करिएगा खैर खैरियत से जाएं, खैर खैरियत से आएँ। काम के सिलसिले में जाते हैं तो अमूमन घूमने जाना नहीं होता, काम के सिलसिले में जाना होता है। अच्छा, कह रहे हैं एट व्हाट एंगल, देखो गिवन डेटा,
टू फाइंड। अब इसमें बच्चे समझ जाते हैं, इन बच्चों को लगता है सर ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये कोई थ्योरी क्वेश्चन है। ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जरा देखें, एट व्हाट एंगल, एंगल मांग रहे हैं है ना, एंगल मांग रहे हैं कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी आर इक्वल टू द हाइट एच। रेंज और हाइट बराबर है, यानी क्या कह रहे हैं, समझो आपने एक कोई बॉल फेंकी, जितना उसने हाइट कवर की है उतनी ही उसने रेंज कवर की है। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइट निकाली 100 मीटर आ रही है, और आपने रेंज निकाली ये भी 100 मीटर आ रही है, रेंज भी 100 मीटर आ रही है, हाइट भी 100 मीटर आ रही है। ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं वो कि कौन से एंगल पे हम किसी चीज़ को फेंकें, यानी ज़मीन से हाथ कैसे फेंकें, यूं फेंकें, किस तरह फेंकें कि हाइट और रेंज बराबर आनी चाहिए। आ जाओ सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये ज़रूर लिख लिया करें, इससे लगता है कि आपको सारी चीज़ें आती हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन R इक्वल टू एच, सही है। R का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला है, सही है। मैं इधर चलो लिख भी देता हूँ, ये रेंज का फॉर्मूला है, ताकि आप लोगों को पहले फॉर्मूला भी याद रहे। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। और हाइट का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सही है। दिस इज फॉर्मूला फॉर हाइट, दिस इज फॉर्मूला फॉर रेंज। इक्वल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल हो गया, सही है। वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये साइन 2 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ देख लो, साइन 2 थीटा नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। अच्छा एक चीज़ याद रखना, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा के, तो यहाँ पुट कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब साइन थीटा है, साइन स्क्वायर है, तो ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 2 बचा था ना, और एक 2 ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला साइन नीचे चला जाएगा, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा एक स्क्वायर को कैंसिल करेगा, 4 आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सही है। बात समझ आई। अब कॉस थीटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा अब साइन थीटा कॉस थीटा वी ऑल नो डेट हियर के बराबर होते हैं इसके, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा आ गया और 4 आ गया। एंगल मांगा था ना, तो एंगल आ गया, फोर, तो 75 आपके पास जवाब आ रहा है। आई थिंक 76 था, देख लेता हूँ, 75 76 ही आता है जवाब। हाँ 76, देखो 0.96 है, तो इसे मैं राउंड ऑफ कर दूं तो कितना हो जाएगा, 76 डिग्री के एंगल पे आपने फायर किया है, 76 डिग्री के एंगल पर आपने फायर किया है। अगर 76 का एंगल रखोगे, यानी देखो समझो ये आपके पास ज़मीन है, ये आपके पास आपकी बंदूक है। अब अगर आप चाह रहे हो रेंज और हाइट बराबर हो जाए, तो इसको इतना उठाओ, इतना ऊपर की तरफ उठाओ कि ये वाला जो एंगल है वो 76 का हो जाए, तो इस सिचुएशन में रेंज और हाइट बराबर आएगी। समझ गया भाइयों बहनों। अच्छा एक और एंगल भी निकलेगा, ये तो θ1 हो गया। अब मुझे θ2 बताओ, वो θ2 कौन सा एंगल होगा कि जिस पे रेंज और हाइट बराबर आएगी। यह आपका काम है। मैंने θ1 निकाल दिया, अब आपका काम है θ2 निकालना। अभी इससे पहले वाले सवाल में मैंने आपको θ2 निकालना सिखाया, ठीक है भाइयों बहनों। थोड़े न्यूमेरिकल इस चैप्टर में हमने ज़्यादा रखे हैं,
थोड़े से मुराद 1-2 ही ज़्यादा रखें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रखें, परेशान नहीं हो गए। कोशिश यही है कि बच्चे दिल लगा के पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें समझ में आए, सिर्फ ये उनको अल्फ़ाबेट नज़र नहीं आए, इनके पीछे का थोड़ा रीज़न भी नज़र आए। ऐसा हो गया जिस दिन हमारे सिस्टम में पढ़ाने में, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, हमेशा बहुत डिटेल में ले जाता हूँ मैं इस न्यूमेरिकल को कराते हुए। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, सही है। असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट a height of 80 meter above the, अच्छा ये प्रैक्टिकल लाइफ वाला न्यूमेरिकल है, तो इसमें प्रैक्टिकल लाइफ वाली कंडीशंस लगेंगी, तो उसको ज़रा दिमाग में रखेंगे। PACKEGE पैकेज इज dropped how long does the PACKEGE package take to reach द ग्राउंड। बस इतना न्यूमेरिकल है, लेकिन बट इसमें काफ़ी हमें काम करना पड़ेगा, लेकिन इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी बेटा जो समझ ना आए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह मेंशन करूँगा, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा न्यूमेरिकल समझने में। अच्छा देख लेते हैं कि हमारा कहीं वो तो ख़राब नहीं आ रहा एंगल, सही है। अच्छा हमारा जो फ़ोन है वो बंद होने वाला है, और एक हमसे गलती हुई हुई है कि नेट हमारा ओपन था, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा गई होगी। 1 सेकंड आप बच्चों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो ये है कि हमारा जो नेट है वो बंद, सॉरी नेट बोल रहा, हमारा कैमरा बंद होने वाला है, तो अगर हमने इसे चार्ज पे नहीं लगाया तो आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता हो सकता है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता हो, तो हम जल्दी से लेकर आएंगे चार्जिंग सॉकेट, जल्दी से हम इसे चार्ज पे लगा देंगे ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। चलो अब राब्ता बना रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेक्चर लंबा है, उसकी वजह यह कि आपके सामने है सारी चीज़ें न्यूमेरिकल टाइप हैं इस चैप्टर में, इस वजह से। अब ये भी काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, परेशान होने वाली बात नहीं है, वो इंशाल्लाह हम अच्छा समझा देंगे। एक हेलीकॉप्टर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। समझो ये रहा आपका हेलीकॉप्टर, ये रहा आपका, थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, ये रहा आपका ग्राउंड। क्या है, थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ ताकि और अच्छा बन जाए। डायग्राम समझ आ गई ना, फिर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये रहा आपका ग्राउंड जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा, सही है, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा और यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आपका हेलीकॉप्टर जो है वो आ चुका है। महंगा वाला हेलीकॉप्टर बनाएंगे, ठीक है बेटा, लगना चाहिए खाते पीते घर का हेलीकॉप्टर है। अच्छा अब आपको पता है हेलीकॉप्टर को अमूमन यूज किया, ये देखो ये रहा आपका हेलीकॉप्टर, ये रहा आपका हेलीकॉप्टर, सही है। अब ये हेलीकॉप्टर कितना ऊपर तक जा चुका है, 80 मीटर तक ऊपर जा चुका है, यानी यहां से लेकर यहां तक इसने कितनी हाइट कवर की, 80 मीटर की हाइट कवर की, सही है। 80, अरे है थोड़ा सा ना इसको उधर लिखते अंदर की तरफ, यहां से लेकर यहां तक इसने कितनी हाइट कवर की, 80 मीटर, सही है, अबव द
ग्राउंड, ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर चला गया हेलीकॉप्टर उड़कर। अब पैकेज इज ड्रॉप्ड। आपने सैलाब देखे होंगे, अल्लाह करे कभी हमारे मुल्क में सैलाब ना आए, ऐसी बारिशें हों जो रहमत बने और हमेशा हमारे डैम पानी से भरे रहें और हमेशा हमारे किसानों को पानी मिलता रहे, क्योंकि किसान जो मेहनत करता है उससे मुल्क चलता है। याद रखना, किसान की मेहनत है जो मुल्क चलाती है। आप बोलोगे कैसे? किसान अपने खून पसीने से क्या करता है? फसल उगाता है, हम तक पहुंचाता है। उसको पानी चाहिए ना उस फसल को उगाने के लिए। अमूमन हर फसल ही पानी पे उगती है, तो पानी तो चाहिए होता है, कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन पानी चाहिए होता है। तो फिर जब वो बेचारा फसल उगाता है फिर हमारे तक भेजता है। मैंने बेचारे का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि बड़ी मुश्किलात होती है, मैंने देखा है गांव वगैरह जाकर, तो बड़ी मेहनत से ये काम होता है। ठीक है, तो वो लोग फसल उगाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, फिर हम इसे खाते हैं और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, अपने कामों को जाते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर कभी हम उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करते, किसानों का। तो आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से हम उन हर किसान का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए खेत को जोते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बताना क्या चाह रहा था? बताना ये चाह रहा था कि खुदा ना खास्ता जब सैलाब आ जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, सब फसलें डूब जाती हैं, घर तक डूब जाते हैं, ज़िंदगी तक ख़तरे में पड़ जाती है। तो उस वक़्त फिर आती है हमारी फ़ौज या सिविल इंतज़ामिया, जो कि क्या करती है, अगर कोई लोग छतों पर हैं, घरों की छतों पर लोग चढ़ जाते हैं सैलाब में ताकि अपने आप को पानी से और अपना कीमती सामान पानी से बचा सकें, तो उस सिचुएशन में जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से राशन भेजा जाता है ज़मीन पर। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से राशन फेंका जाता है या भेजा जाता है, फेंका तो नहीं कहूँगा, भेजा जाता है ज़मीन पर। अब देखो, जब वो राशन यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो वो राशन डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं जाता, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो राशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। ये वाला डिस्टेंस S1 हो गया, ये वाला डिस्टेंस S2 हो गया। बात समझ आई? आप कभी हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं हो तो कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा हो और कुछ हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है तो वो चीज़ डायरेक्ट नीचे नहीं जाती, पहले ऊपर चली जाती है। सही है? अच्छा, अब याद रखना ये हेलीकॉप्टर किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, ये आगे जाके इंपॉर्टेंट होगी। तो ये हमारे पास है V0, इनिशियल वेलोसिटी कहूँगा मैं इसे, जो कि है 12 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहे हैं? हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। जब हमने हेलीकॉप्टर से पैकेज फेंका, वो ऊपर गया, फिर नीचे आके ग्राउंड पे गिरा, कितना टाइम लगेगा उसे ग्राउंड पे गिरने में, ये बताना है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करते हैं, ये रॉन्ग आंसर हो जाता है। आपको टाइम क्या कैलकुलेट करना है? पहले S1 वाला टाइम कैलकुलेट करना है, फिर S2 वाला टाइम कैलकुलेट करना है, मतलब सॉरी, पहले S2 वाला टाइम कैलकुलेट करना है, फिर S2 से ज़मीन पे गिरने में जो टाइम लगा वो आपने बताना है। यानी बेसिकली आपने T1 पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब आप पैकेज को फेंकोगे, समझो ये आप A पर थे, B पर आपने पैकेज को फेंका, समझना ज़रा, B पर आपने पैकेज को फेंका, तो आपका पैकेज B से A नहीं गया डायरेक्ट, पहले वो B से C गया, फिर C से आपके पास कहाँ आया? A पर आया। तो आपको टाइम बताना है टोटल, आपको टाइम बताना है T1 प्लस T2 कर। बात समझ आई? देखो, आपको वो टाइम बताना है कि जो के पैकेज लेगा ग्राउंड पे गिरने तक। यानी देखो, पैकेज पहले आपने हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया, पैकेज नीचे नहीं गया, पहले उसने कुछ टाइम लगाया ऊपर जाने में, वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसे हमने T1 कह दिया। फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर रुकेगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो फिर वो T2 टाइम है। तो T1 T2 ऐड होगा तो वो टाइम आ जाएगा जो पैकेज ने लिया हेलीकॉप्टर से गिरने तक, ग्राउंड पे आने तक, हेलीकॉप्टर से फेंकने और ग्राउंड पे आने तक। समझे? फिर समझा रहा हूँ। देखो, जब आप हेलीकॉप्टर से पैकेज को फेंकोगे, डायरेक्ट पैकेज ग्राउंड पे नहीं जाएगा, पहले ऊपर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप ऊपर जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, तो पहले आपने B से C तक का टाइम बताना है, ठीक है? फिर C से A तक का टाइम बताना है, ये A पॉइंट है हमारा।
फिर बी से सी तक के टाइम को ऐड कर देना है सी से ए तक के टाइम में, तो टोटल टाइम कितना लगा पैकेज को फेंकने और ग्राउंड पर गिरने में, ये आप बता दोगे। सही है। टी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी ए, या सी बी कर लो, ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पता करेंगे अपना T1, क्योंकि T1 हमें नहीं पता, T1 हम पता करेंगे, ठीक है। तो फॉर, ये जितना भी काम होगा T1 के लिए होगा, फॉर T1, ठीक है। हियर वी यूज्ड, हियर वी यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे, जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब एक बात बताओ, वी आई तो ये हो गई, देखो वी नॉट बोलो या वी आई बोलो एक ही बात है, अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखो वी नॉट यू या वी आई एक ही चीज़ है, या वी वन एक ही चीज़ होती है, परेशान नहीं हो। तो मैं अक्सर फॉर्मूला लिखता हूँ, उसे वी वन लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, गिवन डेटा लिख लेते हैं, बल्कि गिवन डेटा लिखने की क्या ज़रूरत है, यहाँ दिया हुआ तो है, बस वी आई लिख लेता हूँ। वी आई कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, और S1 कितना है 80 मीटर, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए जो कैलकुलेशन है वो कर रहा हूँ। अब देखो, जब मैं पैकेज को फेंकूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 12 मीटर पर सेकेंड है, मगर वो सी पॉइंट पर पहुंचकर, हमारा पैकेज सी पॉइंट पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुकेगा, हमारा पैकेज सी पॉइंट पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, ठीक है। तो यानी वी एफ जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो रुक गया ना, फिर ही तो नीचे आएगा ना। अगर कोई चीज़ ऊपर जाते ही रहेगी तो नीचे आएगी, यानी रुका होगा तो ही तो नीचे आना शुरू किया होगा ना उसने, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 12 प्लस, अच्छा अब ए की जगह क्या आ जाएगा जी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब पैकेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी नेगेटिव 5 में आएगी, जी नेगेटिव में आएगी, सही है, नेगेटिव जी और टी। अच्छा, तो 0 इज इक्वल टू 12 प्लस नेगेटिव जी निकाल लेते हैं, तो 9.8 ही रहेगी, और टी। अच्छा, ये यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -12 माइनस 9.8 टी। अब ये डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू -9.8 -12, तो T1 अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है, तो T1 मेंशन करा जाएगा। दिस इज़ फॉर आवर T1, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 12, तो काफ़ी कम नहीं आ रहा आंसर, नहीं उल्टा रख दिया ना हमने, उल्टा रख दिया, सॉरी गलती से, मैं भी बोलूँ ये आंसर कम क्यों आ रहा है। 12 डिवाइडेड बाय 9.8 है ना, सही, 12 डिवाइडेड बाय 9.8, तो 1.22 सेकेंड, ये टाइम है कौन सा, बी से सी जाने में, बी से सी जाने में। अच्छा, अब हमें पता करना है फॉर T2, मगर T2 पता करने से पहले हमें पता करना पड़ेगा S2। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ वाली वेलोसिटी नहीं है। C से A आने में कितनी वेलोसिटी लगेगी हमें पता है? नहीं पता, तो इसीलिए ये वाली इक्वेशन तो अब अगेन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी ही नहीं पता। ये वेलोसिटी तो पता था कि B से C जाने में कितनी लग रही है, अब C से A आने में क्या वेलोसिटी है ये हमें नहीं पता, तो पहले हमें पता करना पड़ेगा S2, ठीक है। फिर S2 का यूज कर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे। आप बोलोगे सर फिर वेलोसिटी आ गई, मैं इसका बताता हूं क्या काम होगा। S2 ये वाली इक्वेशन लगाकर हम अपना S2 को पता कर लेंगे, सही है। चलो, तो S2 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, जब पैकेज यहां से नीचे आना शुरू करेगा तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। देखो पहले ये वाली कैलकुलेशन हमने कर ली, बी और सी वाली या सी और बी वाली, इसको आप साइड में कर दो, इसको लेके कोई कंफ्यूज ना हो। अब सोचो आप सी पॉइंट पर हो, तो सी पॉइंट पर थोड़ी देर पैकेज रुका हुआ है ना, मैंने पहले भी कहा था पैकेज रुका हुआ था ना। देखो जो फाइनल वेलोसिटी थी अब वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, क्योंकि अब हम ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वाली कैलकुलेशन के लिए वी नॉट हमें पता था,
इस वाले पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी ले रहे थे, अब ये वाले पॉइंट पे वो वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि पैकेज थोड़ी देर जाके रुकेगा, तो 0 हो गया। अच्छा, अब इसमें अगेन T2 आ रहा है। अच्छा, ये T1 है, सही है, क्योंकि हम ये पता कर रहे हैं ना, S2 पता कर रहे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पता कर रहे हैं ना। याद रखना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस पता नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक का तो टाइम पता करूंगा। अभी डिस्टेंस हम यहां से लेकर यहां तक का पता कर रहे हैं, सही है, वो थोड़ा शायद मैंने उल्टा बोल दिया था। डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का पता कर रहे हैं। तो टाइम क्या निकाला था यहां से? S2 वाला टाइम क्या निकाला था? T1, ये निकाला हुआ, तो +1/2। अच्छा, अब जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब आप नहीं, सॉरी, अभी भी जी की वैल्यू नेगेटिव, नहीं, जी की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी। नहीं 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 नहीं, एक गलती हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी जो है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इस वाले को कंसीडर कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी वही रहेगी जो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। 12, अच्छा, T1 क्या आता? 1.22 प्लस, वो थोड़ा सा मैंने ना एक स्टेप आगे करके कर लिया, 9.8, ठीक है, और T2 क्या था? 1.2 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव आएगी अब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं नहीं, पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव ही आएगी। एक मिनट, क्योंकि नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इनको सॉल्व करो, 12 मल्टीप्लाई 1.22, 14.64 माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 1.2, 1/2, 1 पॉइंट नहीं है, 1/2, 9.8 मल्टीप्लाई 1.22 का स्क्वायर, तो ये आ गया 7.293। S2 की वैल्यू अब आपके पास कैलकुलेट हो चुकी है, 14.64 माइनस 7.293, तो 7.347 मीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस उसने और कवर किया ऊपर जाने पर, ठीक है। अब टाइम कौन सा निकालना है? यहां से लेकर यहां तक, C से लेकर A तक, C से लेकर A तक का डिस्टेंस कितना बनेगा? S इज इक्वल टू S1, S1 फिर S2। देखो जरा समझो, S1 और S2 को ऐड कर दोगे तो C से लेकर A तक का डिस्टेंस बन जाएगा ना, सही है। तो फॉर डिस्टेंस C2A, अच्छा, C2A तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो S1 क्या दिया हुआ है? 80, ये पता नहीं राइटिंग को क्या हो गया आज, लिख सही रहा हूं फिर भी गलत हो रही है, 80 प्लस 7.347, तो S आ जाएगा। अब ये S क्या है? C से लेकर A तक का डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा 87.347 मीटर। अब टाइम निकाल लो, T2 निकाल लो, फॉर T2, ठीक है। तो अब आप लगा लो, अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, हाँ, अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब देखो बात समझना, देखो मैंने यहाँ क्या कहा था, C पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ना, अगेन 0 होगी। देखो जब S2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, जब S कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आके मैं रुकूंगा, थोड़ी देर आके रुकूंगा, फिर नीचे गिरेगा पैकेज, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। तो इसीलिए उस वक्त मैंने सही कहा था, बस वो थोड़ा सा ना मैंने मिक्स कर दिया था, अब अलग अलग कर लेना, ठीक है। तो 0 और T हाफ, अब G नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा हूं, G पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा हूं। ऊपर जब तक ऊपर जा रहा था, देखो याद रखना, B से C तक G नेगेटिव रही, चाहे वो मैंने S2 निकाला या T1 निकाला, नेगेटिव G रखी, क्यों? क्योंकि B से C जा रहा था, लेकिन C से A तो नीचे आ रहा हूं ना, तो G की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 9.8, A इक्वल टू G। अच्छा, अब T2 तो मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसको S को रख लेते हैं, कितना आया है? 8,
थोड़ा सा 87.347। थोड़ा सा न्यूमेरिकल ये लेंदी होता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, समझ आ जाता है। अच्छा ये 0 हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4.9 टी का स्क्वायर। अब इसको नीचे लाके डिवाइड करा देते हैं। T347 डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। T2 आपके पास कितना आ रहा है? 8.347 डिवाइडेड बाय 4.9 तो 1 पॉइंट नहीं गलत आ रहा है, एक मिनट रुको। T2 क्यों गलत आ रहा है? सॉरी 87 था, मैंने 87 लिख दिया। हाँ आपके पास 87 है ये। अरे यार 87 है ना। 87 को मैं जब डिवाइड कराऊंगा 4.9 से तो कितना आएगा? 4.22 सेकेंड। देखो आपके पास T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। फॉर टी निकाल लो। टी कौन सा टाइम है जो कि जो कि बी से सी और सी से ए आने में लगा? मैं लिख देता हूं, टी कौन सा टाइम है जो कि बी से सी और सी से ए आने में लगा? टोटल टाइम जो पैकेज ने ग्राउंड पर गिनने तक लिया। तो T1 प्लस T2। व्हाट इज T1? 4.22। व्हाट इज T2? कहाँ है T2? अभी तो निकाला था। अच्छा ये रहा ना T2। T2 पहले रख दिया मैंने, कोई मसला नहीं। T1 पहले रखो, T2 पहले रखो, एक ही बात है। 5.44 सेकेंड। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4.22 4.22 प्लस 1.22। हाँ सही आया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही आया है आंसर। सारी कैलकुलेशन आपके सामने मौजूद है, बस करना क्या है आपको समझना है। इसकी मैं तस्वीर ले लेता हूँ ताकि अपने बैचेस में डाल दूंगा। इतनी मेहनत से कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें, तो एहसास होता है कि कितनी मेहनत लगाते हैं इन चीज़ों को कराने में। आई थिंक ये वीडियो 2 घंटे की प्लस बन रही है, बनेगी भी ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि आपके सामने देख लो कितना बड़ा इसमें सेटअप दिया हुआ सारा। बस एक छोटा सा मैं मिस्टेक कर गया था यहाँ पर, वर्डिंग थोड़ी सी मैंने गलत बता दी थी क्योंकि वो मैं ये वाली चीज़ कंसीडर, बाकी तो मैंने इसको सही कर दिया था आपके सामने। ठीक है अब देखो इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपको मैंने इधर लिखवाया। न्यूमेरिकल टाइप जितनी भी चीज़ें ना वो मैं सब आपको समझा रहा हूँ। देख रहे हो कितनी मेहनत करी और 1 सेकंड में मिट गया। कभी कभार ऐसा ही होता है, इंसान इतनी मेहनत करता है और 1 सेकंड में सारी चीज़ ख़राब हो जाती है। लेकिन वहाँ पर उसे परेशान नहीं होना चाहिए, उसे ये सोचना चाहिए अब मैं दोबारा भी तो कर सकता हूँ ये न्यूमेरिकल। अगर मैंने पहली बार किया ही नहीं होता तो मैं कभी दोबारा कर नहीं पाता, मैं तो बहुत बार इसे करा चुका हूँ। अच्छा क्या कह रहे हैं मैं ज़रा बता देता हूँ। ये सिंपल समझने वाला न्यूमेरिकल है। I-2k प्लस के बी इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k। वो कहते हैं ना 7k सब्सक्राइबर हो गए। ठीक है वो कह रहे हैं यूनिट वेक्टर पता करो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लो। अगर वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। अगर वेक्टर को उसी के, एक मिनट मुझे लग रहा है थोड़ा गलत तो नहीं कर दिया इन्होंने। एक मिनट ज़रा मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें थोड़ी गलती है। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें इस सवाल में थोड़ी सी गलती आ रही है, तो मैं वो वेरीफाई कर रहा हूँ ताकि नहीं सही है।
सही है, कोई मसला नहीं है। आपके पास ए वेक्टर है, उसको बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, उसको बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब सबसे पहले तो मुझे ए वेक्टर निकालना है। अब ए वेक्टर कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा आपको। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना सिखा देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह बात अच्छी समझ आ रही होगी। देखो वेक्टर को उसी के ए क्रॉस बी कर लो तो आपका ए वेक्टर आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड लेना सिखाऊंगा मैं आगे, अभी नहीं सिखा रहा, जब आएगा तो। आई जे के। अब यहां पर ए वाली लाइन आएगी, यहां पे बी वाली लाइन आएगी। ए वाली लाइन में क्या है, 1 -2, ये जे था, -2j और 1, और ये 4 और ये -4 और ये 7। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि आई एज इट इज आ जाएगा। देखो आई वाली लाइन को, आई वाली रो को हाइड कर दो, आई वाले कॉलम को हाइड कर दो, जो बचा वो लिख लो, -2 -4 1 और 7। अच्छा अब ये आई वाली लाइन आ गई, ठीक है। अब आई वाली लाइन हो जाने के बाद जे वाली लाइन, जे वाली रो को हाइड कर दो, अगेन जे वाले कॉलम को हाइड कर दो। अब जो बचा वो लिख लो। अच्छा माइनस लगा के जे लिखना, 1 4 1 7। अच्छा अब क्या करना है आपने आगे, सिंपल डिटर्मिनेंट ले रहा हूं जो हमें पीछे इस तरीके से सिखाया गया है। अगेन ये वाली रो को हाइड कर दो। अब के है तो के वाले कॉलम को, अब प्लस आएगा के साथ, याद रखना। तो 1 4 -2 और -4, सही है, यहां तक समझ आया। अब देखो बाकी यहां करते हैं क्योंकि पूरा आना चाहिए ना। आई, याद रखना इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये वाली एलिमेंट को, ये वाली टर्म को ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई कराना है, -2 और 7, और ये माइनस लगाना है। फिर बीच में देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे यहां भी होगा, तो -4 और 1, -j तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहां भी वही होगा, 1 × 7। डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कर नहीं रहा ताकि 1 × 4 प्लस k, ठीक है। अच्छा जहां जगह नहीं है थोड़ा सा ऐसा डाल लेना, -4 -2 × 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई क्या आएगा, -14 + 4 7 -4, के क्या आएगा, -4 + 8, कितना आ गया, -10i और -3j और +4k, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये ए आ चुका है, ए वेक्टर आ चुका है, ठीक है। ये बेसिकली आया क्या है, याद करो, ए क्रॉस बी, याद करो अभी इसी वीडियो में सबसे पहले पढ़ाया था। ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो वेक्टर मिलकर एक और वेक्टर बना रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट है ये। अच्छा अब निकालते बी का मैग्नीट्यूड। देखो बी का मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है कि जो भी ये वैल्यू x की है, इसका स्क्वायर ले लो, फिर y का स्क्वायर ले लो, फिर z का स्क्वायर ले लो। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। नहीं सॉरी गलती हो रही है। ये b जो है ना, इसको कह रहे हैं
इसके इसको बी कह रहे हैं ये। याद रखना इसका जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है ना इसी को बी कह रहे हैं ये बी इसको नहीं कह रहे हैं, समझना जरा। ये जो आपने ए निकाला है ना इसको ये बी कह रहे हैं, ये जो आपने ए निकाला है ना इसी को ये बी कह रहे हैं, यानी इसको बी कह रहे हैं ये बी है आपके पास। बी असल में क्या है, देखो कंफ्यूज तो कोई भी हो जाएगा, बी इसी को समझेगा, ये बी नहीं है, बी ये है, क्योंकि वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को उसी के जो वेक्टर निकाला होता है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। वेक्टर ये निकाला है तो 10 -10 -3 और ये 4 सॉल्व कर लो। 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 11 नहीं सॉरी 5 स्क्वायर रूट 5, सही। इसी के मैग्नीट्यूड को वो बी कह रहे हैं, याद रखना ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को वो बी कह रहे हैं, समझ गए। अच्छा अब क्या करना था, जो ए वेक्टर निकाला है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था। ए वेक्टर क्या निकाला, ए वेक्टर ये पूरा आपका ए वेक्टर है, -10 I -3 J + 4 K। मैग्नीट्यूड क्या निकाला 5 स्क्वायर रूट 5। थोड़ा सा खोल लो इसे, एलसीएम ब्रेक कर दो, 5I -10I 3J, एलसीएम ब्रेक करना, कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर लेना 5 और 10 को, वैसे यहाँ तक छोड़ दोगे तो फाइनल आंसर है, ठीक है। अब तो कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये बस समझने वाली चीज़ थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, देखो ये आता है 5 के टेबल में 1 पर, इसको हटा दो, हटाऊंगा ना आप लोग भूल जाओगे, यहाँ लिख देता हूँ फाइनल आंसर, क्योंकि नोट्स में यही हुआ और बच्चे परेशान हो गए थे। 2I स्क्वायर रूट 5 3J 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4K 5 स्क्वायर रूट 5, ये चीज ऐसे करके लिख दी, सही है। ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है। अच्छा अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा अब अगला जो सवाल है वो लॉन्ग का है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता ही है। एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को हमने ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब ये देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ही पूछते हैं, 24 में पूछा जा चुका है। अब देखो इस सवाल को समझो, कह रहे हैं एक्सप्लेन कि कैसे हम एडिशन करते हैं वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की मदद से। अब देखो क्या कह रहा है, मैं जरा बता देता हूं। सही है, देखो अब होता क्या, जरा बात समझो, इसको मैं शॉर्ट करके बताऊंगा।
सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लो, चाहो तो ये एज इट इज भी पेपर में लिखोगे, लॉन्ग में आता है, पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स। अब उन वेक्टर्स का ना आप कोई भी नाम दे सकते हो, उसे आप A1 और A2 भी कह सकते हो, या A और B भी कह सकते हो, अपनी आसानी के लिए जो बेहतर समझो कह सकते हो। ठीक है, मैं A1 और A2 कहूंगा। कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स A1 एंड A2। नाउ ज्वाइन वेक्टर A hat with वेक्टर A2 टेल। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर आपके पास ये आ गया जिसे मैंने A1 कह दिया, एक वेक्टर आपके पास ये आ गया जो कि हमारे पास A2 हो गया। ये सारा यही समझना है आपको। अब ये वाला जो वेक्टर एंगल बना रहा है उसे हमने θ1 कह दिया, ये वाला वेक्टर जो एंगल बना रहा है उसे हमने θ2 कह दिया। अब यहां वर्डिंग में मैंने ये लिखा है कि वेक्टर ए की हेड के साथ, ये हेड है, ये क्या है? हेड है। और ये क्या है? ये क्या है? ये टेल है। सबको समझ में आ ही रहा होगा। वेक्टर ए की हेड के साथ वेक्टर बी A2 की टेल को मिला दो, अब आपके पास फाइनल डायग्राम बनकर आएगी। इसको जिसने समझ लिया उसका पूरा सवाल हो गया। यह आ गया आपका वेक्टर ए, यह आ गया आपका वेक्टर A1। अब वेक्टर A1, अब आ गया आपका वेक्टर A2। देखो वेक्टर A2 ये यहां था, मैंने यूं उठाकर यहां रख दिया, वेक्टर A1 की हेड के साथ टेल बना दिया। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है इसको समझो, क्योंकि ये आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसे हम बोल देते हैं A। समझाने के लिए कह रहा हूं। देखो अब ये वेक्टर 2 डायरेक्शन में है, एक x डायरेक्शन में है, एक y डायरेक्शन में। देखो यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू बनी वो x की क्या वैल्यू आ रही है वो होगी, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू बनी वो y की क्या वैल्यू होगी वो होगी। देखो ये 0 है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर है उसे हम x1 बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो वेक्टर है उसे हम y1 बोलेंगे। याद रखना जब भी कोई चीज 2 डायरेक्शन में जाती है, यानी x में भी आगे जा रही है, देखो ना x में भी आगे जा रही है ना, हाइट भी कवर हो रही है, प्रोजेक्टाइल में यही हो रहा था ना, लेंथ भी कवर हो रही थी, रेंज भी कवर हो रही थी और हाइट भी कवर हो रही थी। यहां भी ऐसा ही है कि A1 इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है, यही कह रहे हैं। तो ये मेरे पास A1 हो जाएगा जिसे हम A1x कहेंगे, और ये मेरे पास A1y हो जाएगा। मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, परेशान नहीं। देखो ये वेक्टर A है, x डायरेक्शन में भी है ना, यहां से लेकर यहां तक जो इसकी वैल्यू है मैंने इसके हेड को नीचे गिरा दिया, हेड से पॉइंट बना के नीचे गिरा दिया, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी x की वैल्यू आएगी, A1x कहेंगे। यहां से लेकर यहां तक इसकी y की वैल्यू आएगी, A1y कहेंगे, है ना। देखो ना इसकी हाइट भी है, इसने कुछ हाइट भी कवर की है, कोई चीज आपके पास यूं गई तो उसने ये रेंज कवर की और ये हाइट भी तो कवर की ना, तो यहां भी ऐसे ही। इसको जरा डिटेल में समझना, इसको मैंने अभी मिटा रहा है। अब देखो A1 x डायरेक्शन में भी है, यहां से लेकर यहां तक A1 का x डायरेक्शन आ गया, जिसे हम कहेंगे A1x। अब यहां से लेकर यहां तक इसका y डायरेक्शन आ गया, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यहां से लेकर इसका यहां तक y डायरेक्शन आ गया, जिसे हम बोलेंगे A1y। अब वेक्टर 2 देखते हैं। अब वेक्टर 2 यहां से लेकर यहां तक इसका x डायरेक्शन आ गया, इसे हम बोलेंगे A1x। अब यहां से लेकर यहां तक इसका y डायरेक्शन आ गया, इसे हम बोलेंगे A2x और A2y।
बात समझ आई? देखो यहां से लेकर यहां तक वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कितना गया वो आ गया, यहां से लेकर यहां तक वाई डायरेक्शन में कितना गया a1 ये आ गया। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है ना वेक्टर ए, वेक्टर टू, हेड और टेल को मिलाया था, तो यहां से लेकर यहां तक वेक्टर a2 का एक्स डायरेक्शन कितना है वो आ गया और यहां तक वाई आ गया। देखो आपको जहां से वेक्टर टू स्टार्ट हो रहा है वहां से देखोगे, आप यहां से ही देख लेना, जहां से वेक्टर, देखो मैंने यहां से चेक किया था वेक्टर a1 को, क्योंकि वो यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो वेक्टर टू यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से देखेंगे। अब इसको इससे मिलाया तो रिजल्टेंट बना, इसको इससे मिलाया तो वो रिजल्टेंट बना। सही है? याद रखना a1 a2 की हेड को a1 की टेल के साथ मिला रहे हो तो वो रिजल्टेंट बन जाता है। फिर बता रहा हूं, देखो a1 की हेड को a2 की टेल के साथ मिलाया तो ये एडिशन हो गई। अब एक और वेक्टर बनाया, हेड को दूसरे वेक्टर की हेड को पहले वेक्टर की टेल से मिलाया तो ये होता है a, इसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। यानी दो वेक्टर मिलकर ये बना रहे हैं a, दो वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं a। सही है? अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि वहां मैंने बना दिया। अब मुझे बताना है, अब मुझे ये बताना है कि मेरे पास ax कितना है। देखो यहां से लेकर यहां तक a है, अब मुझे बताना है कि मेरे पास, यहां से नीचे गिरा दो, अब मुझे बताना है मेरे पास ax कितना है। अब मुझे क्या बताना है, मेरे पास यहां से लेकर यहां तक ax कितना है, क्योंकि देखो ना a भी तो होगा ना x डायरेक्शन में, देखो a भी तो x डायरेक्शन में मौजूद है ना, और मुझे बताना है मेरे पास a y डायरेक्शन में कितना मौजूद है। अब जरा एक ध्यान से चीज चेक करो, यहां से लेकर यहां तक a2x है फॉर ax बताना है मैंने। अब जरा ध्यान से चेक करो कि अगर मैं a1x को a2x में मिला दूं तो वो ax के बराबर आ रहा है, बिल्कुल। तो यानी मुझे ax की क्या वैल्यू है पता चल गई, a1x प्लस a2x। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, पहले थोड़ा सा मुझे ना वर्डिंग लिखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या रिजल्टेंट ऑफ ए, रिजल्टेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस, यानी ए एक्स डायरेक्शन में कितना मौजूद है। तो वो क्या मौजूद है, ए एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। अच्छा अब फॉर ए वाई रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना है, देखो आपको समझो, यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है a1x, यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है a1x, देखो यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है a1x, और फिर यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है a1x बोला a2y है, यहां से लेकर यहां तक क्या बन रहा है a1y, और फिर उसी के ऊपर से क्या शुरू हो रहा है a2y। तो a1y और a2y को ऐड करूंगा तो ay बनेगा, बिल्कुल सही है, ay इज इक्वल टू a1y प्लस a2y। सही है? अच्छा अब टोटल मैग्नीट्यूड निकालूंगा फॉर ए। देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे ए वेक्टर निकालना था। इन्होंने इस सवाल में क्या कहा था, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये जो है ना,
ये जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये ए एक्स और ए वाई एंड ए वाई, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, ये ए वाई और ए एक्स ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, ए एक्स जो आया है उसका स्क्वायर ले लूंगा और ए वाई जो आया उसका स्क्वायर लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट ऑफ ए1 एंड ए2। देखो ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट, यानी ए1 और ए2 मिलकर कितना वेक्टर बना रहे हैं, वो ये ए है। सही है। अच्छा, आप एंगल भी निकालना है क्योंकि ये एंगल भी बन रहा है, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर एंगल, और इसे डायरेक्शन भी कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। अब y डायरेक्शन में क्या मौजूद है, ए वाई, ए वाई, और x डायरेक्शन में क्या मौजूद है, ए एक्स। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वाई अपॉन ए एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब जो बच्चा पेपर में ये लिखकर आ जाता है, इंशाल्लाह पूरे मार्क्स। मैंने इसको आसान कर दिया था। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें आप और भी कर सकते हो, इसको आप एंगल के साथ भी लिख सकते हो, इसको आप एंगल के साथ भी लिख सकते हो, चाहो तो एंगल के साथ भी लिख लो। एंगल के साथ लिख देता हूं, एक्स हो ना तो cos थीटा लगा देना, एक्स हो तो cos थीटा लगा देना, बस याद रख लो, क्योंकि मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा, परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैंने आपको ये चीज पढ़ाई नहीं है। सही, क्या कह रहा हूं कि अगर एक्स हो, एक्स की जगह cos थीटा लगा देना, अगर y हो तो क्या लगाओगे, y हो तो sin थीटा लगा देना, y हो तो sin थीटा लगा देना। सही, क्योंकि इस फॉर्म में भी लिखा जाता है इसे अक्सर। अच्छा, अब सही, अब देखो, और देखो x था तो मैंने क्या लगा दिया, cos थीटा, x था तो मैंने लगा दिया cos थीटा। अब एंगल के साथ क्या बनेगा रिजल्टेंट, जरा एंगल के साथ रिजल्टेंट बताओ, एंगल के साथ क्या बनेगा रिजल्टेंट। अब ax बताओ क्या आ रहा है, ax आपके पास आ रहा है a1 cos थीटा प्लस a2 cos थीटा। देखो ax किसके बराबर आ रहा है, a1 cos थीटा प्लस a2 cos थीटा, और a1 sin थीटा प्लस a2 sin थीटा, और स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा कम है तो सही से करके देखना होगा। a1 sin थीटा प्लस a2 sin थीटा, और ये स्क्वायर। सही, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ax किसके बराबर है, a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a1y प्लस a2y का होल स्क्वायर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं बता देता हूं मैंने क्या किया। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना था, a x का स्क्वायर और a y का स्क्वायर। a x क्या था, a1x, देखो a1x प्लस a2x इसका स्क्वायर प्लस a1y a2y स्क्वायर। ay की जगह क्या पुट कर दिया, a1y प्लस a2y होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि x cos के बराबर ले लो, तो x cos के बराबर ले लिया, y sin के बराबर ले लो, sin के बराबर ले लिया। तो फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वही चीजें हैं जो हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही, बस थोड़ा सा ये है कि आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी।
फॉर ए वाई रिजल्टेंट ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन। चलो यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग, वो मैं चला दूंगा पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग चल जाएगा, बराबर में उसे देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई थिंक ये कुछ 2 घंटे तक जा चुकी है। मजीद फर्दर बनाऊंगा तो 3 घंटे तक चली जाएगी, तो इतना ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेता। एक सवाल बोर्ड पर चला देता हूँ, उसे देख लेना। वो वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 करा है शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से उतार लेना, एक बार खुद से देख लेना। मैंने बहुत डिटेल में जाकर इसे एक्सप्लेन किया है। हाँ, ये चीज़ें मैंने बाद में लिखी है A1, ताकि आपको समझ में आ जाए। सही, तो यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।